अब रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस फोर्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जो भी स्टेट थी, चाहे वो रेस्ट की स्टेट हो चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट हो, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही एक्सेलेरेशन नहीं होगा, तो वो क्या रहेगा, वैसा ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, नॉट ओनली फोर्स बट अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। तो ये फर्स्ट लॉ था। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। तो जो टेंडेंसी थी, जो ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहता, या उसकी जो भी टेंडेंसी थी, नेचुरल टेंडेंसी किसी भी चेंज को अपोज करने की, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में हो चाहे रेस्ट में, तो उसे क्या बोला था हमने, इनर्शिया बोला था। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। तो हमने ये भी देखा था कि मास क्या है, एक इनर्शिया का मेजर है। मास एक इनर्शिया का मेजर है, तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम। तो मास की एसआई यूनिट क्या थी, किलोग्राम। तो ये भी हम देख चुके हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ये हमेशा अपोजिट होता है, ये कभी भी फेवर नहीं करेगा। अगर ये इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन अपोजिट होगा, हमेशा अपोजिट होगा। इसके बाद हमने सेकंड लॉ पढ़ा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने देखी थी, केवल चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं, चेंज ऑफ मोमेंटम की रेट, यानी हमने उसे टाइम से भी डिवाइड किया था। वो किसके प्रोपोर्शनल थी, अनबैलेंस फोर्स के, यानी फोर्स के प्रोपोर्शनल थी। और उसकी डायरेक्शन क्या थी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो इसके ही डायरेक्शन में वो होगी। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, वो फोर्स के इक्वल होगा। अब इसके बाद देखते हैं द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या थी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला था F इज इक्वल टू एम ए। तो एम किस में था, केजी में। एक्सेलेरेशन किस में होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो इस तरीके से किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन भी बोलते हैं। और किससे दिखाते हैं, सिंबल एन से। दिस इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन एंड रिप्रेजेंटेड बाई द सिंबल एन। एन से दिखाते हैं, कैपिटल एन से, स्मॉल एन नहीं, कैपिटल एन। A force of 1 Newton produces an acceleration of 1 meter per second square on an object of mass 1 kg। तो अगर हम कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट लेते हैं, 1 kg का, और उस पर 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, इस वाले से देखते हैं। एक्सेलेरेशन होगा F बाई एम। A इज इक्वल टू F बाई एम। तो F कितना था, 1 न्यूटन, और मास कितना था, 1 kg। तो एक्सेलेरेशन भी क्या आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम किसी भी चीज के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, उसका मास 1 kg है, तो उसमें कितना एक्सेलेरेशन आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन उसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने फोर्स की यूनिट देखी थी। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम किन किन दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन था, मास और वेलोसिटी का, एंड हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द वेलोसिटी। और इसकी डायरेक्शन क्या थी, वही डायरेक्शन थी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, मोमेंटम। तो मोमेंटम p क्या था, m इंटू वी, और डायरेक्शन क्या थी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो मास किलोग्राम में, वेलोसिटी किस में आई, मीटर पर सेकेंड में। तो ये इसकी यूनिट हो गई। थर्ड लॉ क्या था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये था, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हर एक जो भी एक्शन हो रहा है उसके इक्वल और अपोजिट क्या है, रिएक्शन। एंड दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो ये किस पे एक्ट करता है, 2 डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करता है, एक ही बॉडी पे नहीं लगेगा, 2 अलग अलग बॉडीज पे। जैसे कि अगर हम चल रहे हैं तो सड़क और पर्सन। अगर कोई स्प्रिंग बैलेंस वाला एग्जांपल है, 2 अलग अलग स्प्रिंग बैलेंस में, तो अलग अलग तरीके से। गुब्बारे वाला एग्जांपल था, तो एयर इधर जा रही थी और गुब्बारा इधर जा रहा था, तो 2 अलग अलग बॉडीज पे लगता है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होती है, आइसोलेटेड का मतलब अकेला सिस्टम।
अकेला, आइसोलेशन का मतलब अकेला रहना। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब वो सिस्टम है जिनके ऊपर कोई बाहर से फोर्स ना हो, एक्सटर्नल फोर्स ना हो। द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। तो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा था। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अब आप सब लोग इसकी एक्सरसाइज अपने आप कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, वैसे आप इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे।